इस शहर को उगते हुए सूरज से पहचानिए। शहर के इस छोर से आती इसकी लाल किरणें नीली टीन की छतों से टकराती हुई शहर के उस छोर के किले को चमकाती हैं। इस सूर्य नगरी की सकरी गलियों में उतरते चढ़ते ये शहर रंगीन खिड़कियों और दरवाजों के साथ किसी आर्ट गैलरी सरीखा लगता है। इस गैलरी से गुजरते हुए आप उस किले तक पहुंचते हैं जो धीरे धीरे अपना असली आकार दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, चस्काए ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। खजुराहो में चंदेलों, ओरछा में बुंदेलों, फिर दिल्ली में गुलाम, लोदी, सूरी और मुग़ल काल से गुजरते हुए मैं आज आ गई हूँ राजपूतों के काल में, राजपूतों के गढ़ जोधपुर में। ऐसा लगता है कि मैं हिंदुस्तान के बीते हुए इतिहास की किसी खूबसूरत सी यात्रा पर हूँ जो और से और रोचक होती जा रही है। इसने पिछले कुछ समय से मुझे तो काफ़ी कुछ सिखाया है, अम्यूज़ रखा है, एंटरटेन रखा है। मुझे लगता है इसने आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर कुछ न कुछ जोड़ा ही होगा। मेहरानगढ़ फोर्ट मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं ये हमें जोधपुर के अतीत के किन अपरिचित पहलुओं से परिचय कराता है। इस विराट किले को आप ध्यान से देखिए। 1200 एकड़ में फैले इस किले की नींव 1459 सन में 15वें राठौर राजपूत शासक राव जोधा ने डाली। यह वही समय था जब दिल्ली सल्तनत पर लोधी काबिज हो गए थे। सुरक्षा कारणों से राव जोधा अपनी राजधानी यहाँ से 9 किलोमीटर दूर स्थित मंडोर से जोधपुर ले कर आए। किले का निर्माण शुरू हुआ जो आगे कई शताब्दियों तक चलता रहा। ये वाली नेचुरल है, ये वाली वॉल्केनिक है। इस भव्य किले की नींव रखते समय राजा राम मेघवाल नाम के व्यक्ति की बलि दी गई। उन्हें जिंदा दफनाया गया। ऐसा करने के लिए वे स्वेच्छा से आगे आए थे, ऐसा माना जाता है। उनकी स्मृति में ये शहीद स्थल यहाँ पर बना हुआ है। हाथी हौदे का बहुत ही दिलचस्प म्यूजियम है ये। इन हाथी हौदों को हाथियों की पीठ पर जमाया जाता था ताकि उनकी आराम से सवारी की जा सके।
हाथी हौदा म्यूजियम से निकलकर अब अगले म्यूजियम की तरफ बढ़ते हैं। पालकी खाना। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथियों की सवारी के लिए क्या इस्तेमाल होता था ये हमने देख लिया है और पालकियों की शान से भी हम रूबरू हो गए। और अब सामने है वो म्यूजियम जहाँ पर राजाओं द्वारा युद्ध में जीती हुई चीज़ें और गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। दौलत खाना के अंदर चलते हैं अब। भाई सिंह जी उन्होंने अहमदाबाद के गवर्नर बुलंद शाह के ऊपर युद्ध करके वहाँ से जीत के लेके आए थे 1724 में। 1724। लकड़ी का है, गोल्ड पॉलिश किया हुआ है, 6 और 6 12 लोग अपने कंधों के ऊपर लेके चलते थे। और दोनों तरफ आप देखिए 17वीं सेंचुरी की, उस तरफ 18वीं सेंचुरी की बहुत ही बढ़िया कैनन को डिस्प्ले में लगाया गया है। टॉप पे है। अब इधर आइए आप। ये तलवारें देख सकते हैं आप, 18वीं शताब्दी के महाराजा अजीत सिंह जी की वॉर्ड्स है। तो ये बताइए ये कैसे पता चला कि ये मुगल मतलब मुगल के कारखाने में बनी है? ये ऊपर लैंग्वेज देखिए, और ये सब उस समय गिफ्ट आते थे, इसीलिए मुगल बादशाह अकबर के समकालीन जो मानी जाती है। म्यूजियम के बाद अब चलते हैं जो वाकई में महल है उसके अंदर, शीश महल के अंदर। शीश महल के बाद अब इन सीढ़ियों से और ऊपर बढ़ते हैं फूल महल की तरफ। इसको बनाने वाला आर्टिस्ट का नाम भी फूलचंद था। वो लगभग काफ़ी काम करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो आज भी नीचे वाला काम अधूरा पड़ा है। इसकी सीलिंग देखिए आप, वुड का है, इसके ऊपर गोल्ड लीफ का काम है, लगभग 20 किलोग्राम सोना है। और इसके अंदर चारों तरफ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ फूल ही फूल बना है, इसलिए इसको नाम दिया गया था फूल महल। विंडो के अंदर सब 5 रंग का, ये सब अलग अलग कलर्स है। ये सब बेल्जियम के, तो ये फूल महल कहलाता है, फ्लावर पैलेस, वैसे इसको रंग महल भी कहते हैं।
फूल महल के बाद मैं जिस गैलरी में पहुंच गई हूँ, इसकी खास विशेषता यहाँ पर रखे हुए बहुत ही खूबसूरत बच्चों के पालने हैं। ये जगह मुझे अभी तक की मैंने जितनी भी गैलरीज देखी हैं यहाँ पर, उसकी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जगह लग रही है। इसमें जो ये जालियाँ लगी हुई हैं और इन जालियों से धूप आ रही है, वो अपने आप में एक आर्ट लग रही है, अपने आप में एक कला लग रही है। राजसी सामानों को बड़ी खूबसूरती के साथ गैलरीज में सजा करके म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। आइए अब यहाँ से चलते हैं अगले महल की तरफ। महाराजा तखत सिंह का पर्सनल चैम्बर था ये। इसको तखत विलास नाम से जाना जाता है। तखत विलास के बाद अब हम सामने पहुंच गए हैं मोती महल के। तो हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां रानियां रहा करती थी। शानदार झरोखे, दरवाजे, नक्काशी, जालियां एकदम रॉयल बनाते हैं इस जगह को। एक एक झरोखा, एक एक खिड़की उसका जो ग्रैंडियर है, वैभव है, उसको बता रहा है। उसमें शीशे लगे हुए हैं, उसमें नक्काशी की हुई है, जालियां लगी हुई है और लकड़ी में और जो पत्थर है उसमें आप जितना तक सोच सकते हैं उतनी तक नक्काशी आपको मिल जाएगी। फोर्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर चामुंडा माता मंदिर की ओर अब चलते हैं। मंदिर के रास्ते में
तोपों का क्या काम, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं इस बड़े फोर्ट की सुरक्षा के लिए, जो कभी किसी ज़माने में काम में लाई जाती रही होंगी। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत एक व्यू मिल रहा है ब्लू सिटी का। ये झरोखा मेरे पसंदीदा झरोखे में से बन गया है इस जगह के। एक मज़ार भी सामने दिखाई देने लग गई है, जो यहाँ पर लिखी हुई जानकारी के हिसाब से शहीद भूरे खां की है। 1808 में बीकानेर और जयपुर की फ़ौजों से लड़ते हुए भूरे खां शहीद हुए और उनको यहाँ पर दफनाया गया। बाद में यहाँ पर जब भवन का निर्माण शुरू हुआ तो ये मज़ार बीच में आ गई और इसको तोड़ा जाने लगा। उसी समय भूरे खां सपने में आए किलेदार के और उन्होंने कहा कि हमने मालिक के लिए जान दी है और तुम मेरी मज़ार खुदवा रहे हो। जब महाराजा मान सिंह को ये बात बताई गई तो उन्होंने निर्णय किया कि ये मज़ार नहीं खुदवाई जाएगी और यहाँ पर जो भी पूजा होगी उसका खर्चा भी राज्य की तरफ से दिया जाएगा, जो आज तक भी दिया जा रहा है। शहीद भूरे शाह की मज़ार की दिलचस्प कहानी से रूबरू होते हुए मैं मेहरानगढ़ फोर्ट से बाहर आ गई हूँ। अगर आपने मेहरानगढ़ फोर्ट पर आधारित इस एपिसोड को यहाँ तक देखा है तो चस्काए ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसके साथ ही मैं अब आपको यहाँ से अलविदा कहती हूँ। अलविदा दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार, शब्बा खैर। अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, देखते रहिए चस्काए ज़िंदगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो ओरछा के बहुत ही फेमस फोर्ट पर आधारित इस एपिसोड को देखना नहीं भूलें। बाय।